अस्सलाम वालेकुम। आई होप एंड प्रे दैट यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको बाकी तमाम लेक्चर्स और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की तरह मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी बेहतर समझ आ रही होगी और यू वुड बी हैविंग अ ग्रिप ऑन दिस सब्जेक्ट एज वेल। अभी तक हम पैसे के बारे में और उसकी एवोल्यूशन के बारे में, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में और बैंक्स के बारे में पढ़े थे, और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स को डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ टाइप्स रह गई थी। सो आज हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड फर्दर वील मूव टूवर्ड्स द स्पेसिफिकली द कमर्शियल बैंक, बिकॉज इन पाकिस्तान commercial banks are doing almost all the work of those टाइप्स जिसकी हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बैंक सेविंग बैंक का काम भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक का काम भी कर रहा है, एग्रीकल्चरल बैंक का काम भी कर रहा है। सो ये सारा कुछ अगर हम मर्ज करें तो पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक ऑलमोस्ट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ बैंक्स की जो रह गई थी लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में, जिनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। प्राइमरी फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं और मिसलेनियस या कंटिंजेंट फंक्शंस हैं। So firstly we will discuss about the types of banks and then we'll move towards the functions of commercial bank. Alright, then we have exchange bank. Exchange banks वो होते हैं जो एक करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव डॉलर and you want to convert it into Pak rupees, then exchange bank will work for you. सो एक्सचेंज बैंक पाकिस्तान में ऐसे कमर्शियल बैंक ही एक्सचेंज बैंक का काम भी कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, जैसे आपने वेस्टर्न यूनियन का नाम सुना होगा। दे मे बी टर्म्ड एज द सेम हु आर वर्किंग लाइक एन एक्सचेंज बैंक, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट द बैंक्स। फिर है जी कंसोर्टियम बैंक। इसको कंसोर्शियम भी कहते हैं, सिंडिकेट बैंक भी कहते हैं, ये सिंडिकेट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। एक्चुअली ये टर्म आती है जब किसी एक प्रोजेक्ट को, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है फाइनेंशियली और वायबली, सो एक बड़े प्रोजेक्ट को अगर कोई एक बैंक इंडिविजुअली फाइनेंस नहीं कर सकता या इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता, या ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल बैंक वो एक इतनी बड़ी फाइनेंसिंग नहीं कर सकता, तो ऐसे मौके पे एक से ज्यादा बैंक्स मिल के, 5, 6, 7, 8 बैंक्स मिल के एक सिंडिकेट बनाते हैं, और ऐसे सिंडिकेट को हम सिंडिकेट बैंक या कंसोर्शियम फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपने दिया मीर भाषा डैम के बारे में सुना होगा। सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स प्रोबेबली 1300-1400 बिलियन रुपीज। इन दैट सिनेरियो अगर गवर्नमेंट ये ऑप्ट करती है कि किसी बैंक से फाइनेंसिंग ले ले, सो ऐसी सिचुएशन में कोई एक बैंक इतने बड़ा एक्सपोजर नहीं ले सकता। ना तो उसकी इतनी पोजीशन है कि इतनी फाइनेंसिंग कर सके, ना ही सेंट्रल बैंक अलाउ करता कि किसी एक क्लाइंट पे या किसी एक प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया जाए। सो ऐसे सिनेरियो में 6, 7, 8 बैंक मिलके स्मॉल चंक्स ऑफ मनी शेयर करते हैं, और ऐसी सिचुएशन को हम सिंडिकेट या कंसोर्शियम फाइनेंसिंग कहते हैं। आपने शायद एक इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना हो, पास्को या पंजाब फूड डिपार्टमेंट। पास्को एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वीट प्रोक्योर करता। सो जब एक बड़े लेवल पे गंदम को खरीदनी होती है, जैसे ही सीजन होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने पास वीट का स्टॉक जो है वो खरीदती है। 2 वजूहात होती हैं। एक वजह यह है कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक सप्लाई मेंटेन रख सके, ताकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंट्रोल की जा सके। एंड सेकेंडली, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अबंडेंट वीट प्रोड्यूस हो गई है, बम्पर क्रॉप हो गई है, तो ऐसी सूरत में फार्मर को नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट एक बेहतर रेट पे खुद खरीद लेती है और मार्केट में उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका शॉर्टफॉल या सप्लाई एक्स्ट्रा जैसे की सिचुएशन होती है वो मेंटेन करती रहती है। सो जैसे ही गंदम मार्केट में आती है, पास्को को एक बड़ी मिकदार में अमाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसने पूरे पाकिस्तान से गंदम की प्रोक्योरमेंट करनी होती है। सो ऐसे सिनेरियो में भी एक कंसोर्शियम या सिंडिकेट बनाया जाता है, और सब बैंक्स मिल के वो फाइनेंसिंग करते हैं, सो दैट द पास्को कैन परचेज वीट। देन देयर इज मॉर्टगेज बैंक। मॉर्टगेज जो है ये हमेशा डिनोट करते हैं हम इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ।
सो इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल एसेट्स कौन से होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सके, लाइक बिल्डिंग, लाइक लैंड। सो ऐसे बैंक्स जो कि हाउस फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं, या ऐसे बैंक्स जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फाइनेंसिंग करते हैं, ऐसे बैंक्स को हम मॉर्टगेज बैंक्स कहते हैं। उनका जो पाकिस्तान में आपने नाम सुना होगा HBFC, हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सो दिट कैन बी टर्म्ड एज द मॉर्टगेज बैंक। एंड लास्टली वी कम अक्रॉस द इस्लामिक बैंक। बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एक रिबा फ्री कॉन्सेप्ट है। रिबा इंटरेस्ट को कहते हैं, सूद को कहते हैं। सो इस्लामिक बैंक का कॉन्सेप्ट ये है दैट इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्रोहिबिशन, तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं था जिसको हम अडॉप्ट करते अपनी बैंकिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए। सो देन वी हैव इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंकिंग जो है ये प्रॉपर्ली इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है। इसमें बहुत सारी अभी र्यूमर्स जरूर हैं, जैसे कहा जाता है कि इस्लामिक बैंक वैसे ही काम कर रही है जैसे कन्वेंशनल बैंक या इंटरेस्ट वाले बैंक है, बस उससे पहले इस्लामिक नाम लगा दिया जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंक के अंदर एक पूरा शरिया एडवाइजरी बोर्ड होता है जो कि हाईली क्वालिफाइड मुफ्ती हजरात पे मुश्तमिल होता है। कोई भी बैंक जो पहली दफा ट्रांजैक्शन करता है, इट इज मैंडेटरी टू गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम दैट शरिया एडवाइजरी बोर्ड, और वो शरिया एडवाइजरी बोर्ड तमाम जो इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंगली उस ट्रांजैक्शन को देखती है, और उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली एक प्लान, एक प्रोसीजर, एक मोडालिटीज जो है वो सेट की जाती हैं, और अगर वो मोडालिटीज एज इट इज फॉलो ना हो तो उस इस्लामिक ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं किया जाता, या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अगर हो भी रही हो तो उसको हराम करार देके उससे आने वाला तमाम रेवेन्यू चैरिटी कर दिया जाता है। सो इस्लामिक बैंक में जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। इनकी वर्किंग भी मुख्तलिफ है। इस्लामिक बैंक ज्यादातर मुदारबा, मुशारका, इजारा की बेस पे काम करते हैं। यहाँ पे पैसा एज अ लोन नहीं दिया जाता, बिकॉज पैसे को कमोडिटी नहीं समझा जाता इस्लामिक बैंकिंग में। तो यहाँ पे जो भी जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जाता है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको भी मुदारबा, मुशारका बताया। मुदारबा की एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता चलूं कि अगर आपके पास पैसा मौजूद है और एक्सपर्टीज नहीं है, सर्विसेज या जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपको नहीं आता, बट यू वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी, सो यू हैव एन ऑप्शन दैट इज मुदारबा। सो आप एक ऐसे इंडिविजुअल को अपना पार्टनर बनाते हैं। रिमेंबर, ही और शी इज नॉट योर एम्प्लॉय। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो पार्टनर है, एम्प्लॉय नहीं है। सो एक पार्टनर है जिसको सर्विसेज आती हैं, जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट है या जिसको टेक्निकलिटीज आती हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। सो आप दोनों मिलके, एक जिसके पास पैसा है जिसको हम रब्बुल माल कहते हैं, एंड द सेकंड हु हैज द एक्सपर्टीज जिसको हम मुदारिब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हदीजा का जो बिजनेस था दैट वाज अ मुदारबा बेस्ड बिजनेस, जिसमें पैसा हजरत हदीजा का था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और एट द एंड जो भी प्रॉफिट होता था वो एज पर एग्रीड रेशो डिवाइड होता था। तो सेम इज द केस। दिस इज वन एग्जांपल हाउ इस्लामिक बैंक वर्क्स, दैट व्हेनेवर यू ओपन एन अकाउंट इन द Islamic bank act as mudarib because it provides services and you are Rabbul Mal. So the contract between you and the Islamic bank is a mudarba contract. So ये basic types हैं Islamic bank और बाकी जितनी types हमने discuss की. Now we move on. अब हम explicitly बात करते हैं एक commercial bank की, जो हमारा कोर्स से pertain भी करता है, banking law and practices उन्हीं से इस कमर्शियल बैंक से रिलेटेड हम देखेंगे। सो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो प्रोफेसर जी क्राउथर ने की, दैट इज द बैंकर्स बिजनेस इज टू टेक द डेट्स ऑफ द अदर पीपल, टू ऑफर हिज ऑन in exchange and thereby creates money. So again the same concept, it takes money to lend and thereby it creates money with the difference of rate of interest. Another definition is bank is a financial intermediary, a dealer in loan and debts. Intermediary is a person who is acting as an agent or broker, or he or she acts in between two parties. So whenever a bank is taking loan and it is advancing loan to another, so in between it is only an intermediary. So as per the definition, bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts, right?
Then we have the following functions of commercial bank. We basically divide the functions of commercial bank into three basic types. They are the primary functions, secondary function, and the other miscellaneous functions. So firstly, we discuss the primary functions. Primary function of the bank is to accept deposit and to lend. So they are written here. The primary function, the first one is acceptance of deposit. Bank accept deposit through different accounts. There are three major categories. There are three major types of accounts that the bank has. The one is current account, the saving account, and fixed account. We'll discuss it in detail. Just here to make your mind clear, current account is the one in which the bank does not give any interest. Saving account, as the name shows, it is for the purpose of saving, and the bank pay a nominal interest over this account. And fixed deposit is for a specific period of time, like it can be for 3 days, it can be for, let's say, 7 days, it can be of a month, 6 months, 5 years, 7 years. So bank pay the interest as far as the fixed deposit is concerned, and the more time or the more tenure you fix your amount, the more interest the bank gives to you. Then we have the second part of primary function, advancing loans. Advancing loans, there are different types and categories of loans that, or the facilities, which we call it credit facilities, which the bank offers. The first one is overdraft, discounting of bills of exchange. There are term loans, there are export based facilities, there is letter of credit, there are a lot of other facilities, but here I have written the three. पहली जो है दैट इज ओवरड्राफ्ट, इसको हम रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं. ओवरड्राफ्ट का मतलब है दैट कुछ चीजें जैसे एज वी से ओवर कॉन्फिडेंस. सो सेम इज द केस. ओवरड्राफ्ट मींस कि एक आपने जितना आपके अकाउंट में पैसा मौजूद था या वो पैसा जो आपसे बिलोंग करता था, आप उससे ज्यादा निकलवा रहे हैं. सो दैट मीन्स द बैंक इज गिविंग यू एन एक्स्ट्रा अमाउंट टू स्पेंड. लेट से आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया और आपको 1,25,000 रुपए की जरूरत है. सो 1 लाख आप अपना है जिसको आप जब मर्जी विड्रॉ करवा सकते हैं. एंड द एक्स्ट्रा 25,000 इज द अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक आपको लेंड कर रहा है, ओवरड्रॉ करने का अलाउ कर रहा है. इसका एक प्रॉपर क्रेडिट डिपार्टमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. सो क्रेडिट डिपार्टमेंट इज द वन हु अलाउज द लिमिट टू एनी इंडिविजुअल हु कैन ओवरड्रॉ दैट मनी. ये हर एक को अवेलेबल नहीं होता ऑप्शन. बहरहाल बैंक एक क्रेडिट फैसिलिटी देता है जिसको हम ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस कहते हैं, कि आप अपनी अमाउंट से ज्यादा भी अगर चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट. देन देयर इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम ऑलरेडी भी आप शायद पढ़ चुके हो ब्रांच बैंकिंग में, और हम भी डिस्कस करेंगे एट अ लेटर स्टेज. सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली ये है कि एक सेलर है जिसने कोई चीज क्रेडिट पे सेल की. लेट से उसने एक मोबाइल 40,000 रुपए का सेल किया और एक्सेप्ट किया क्रेडिट टर्म्स के ये पैसे मैं आपसे 30 दिन के बाद दूंगा. अब सपोज कि उस 30 दिन में जो पेमेंट आनी है उसको पैसों की जरूरत जल्दी पड़ जाती है. सो ऐसे सिनेरियो में वो बैंक के पास जाता है और प्रूफ, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये क्या होता है मैंने आपको बताया कि बाद में पढ़ेंगे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को देता है और कहता है इससे डिस्काउंट करते हैं. दैट मीन्स कि ये पेमेंट जो 40,000 रुपए की है ये मुझे 30 दिन के बाद आनी है, आप ये प्रूफ रख लें, और वो 40,000 रुपए में से कुछ पैसे अपनी कमीशन, अपनी सर्विस चार्जेस डिडक्ट करके वो पैसे मुझे आज ही दे दें. और जब ये इंडिविजुअल पैसे इसने 30 दिन के बाद जो मुझे देने थे, अब ये बैंक को दे देगा मेरी बजाय. सो मैं समराइज करता हूं कि एक इंडिविजुअल 50,000 रुपए की एक चीज सेल करता है जिसके पैसे या जिसकी प्रोसीड उसको 1 माह के बाद मिलने हैं, लेकिन उसको पैसों की जरूरत पड़ जाती है. तो वो रसीद, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास ले जाता है और बैंक से कहता है कि ये पैसे जो मुझे 1 माह बाद मिलने हैं आप मुझे आज ही दे दें. लेट से 50,000 का बिल है तो 45,000 बैंक उसको दे देता है, और 30 दिन के बाद अब पेमेंट मुझे या उस 50,000 वाले को नहीं, बल्कि वो बैंक के पास जाएगी. सो बैंक ने 45,000 30 दिन पहले दे दिया और रिसीव करेगा पूरा 50,000. सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द अर्निंग, द प्रॉफिट और सर्विस चार्जेस, कमीशन और मार्कअप है, यू से दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक. देन वी हैव टर्म लोन. नाम से थोड़ा सा अंदाजा, और एक स्पेसिफिक टर्म के लिए दिया जाता है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है. लेट से फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स. सो लोन्स 3 किस्म के होते हैं: शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. वी से
कि ऐसे लोन्स जो 1 साल से कम अरसे के लिए दिए जाते हैं उनको हम टर्म लोन्स कहते हैं। 1 से 3 साल या एक कुछ बुक्स में 1 से 5 साल लिखा है, इतने 1 से 5 साल के अरसे के लिए या 1 से 3 साल के अरसे के लिए जो लोन दिए जाते हैं उनको मीडियम टर्म लोन्स कहते हैं। और जो 3 years एंड अबव और 5 years एंड अबव लोन दिए जाते हैं दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स। फिर आते हैं जी हम सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर। बैंक के जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उसमें उसको सब कैटेगराइज करते हैं। जो पहला है दैट इज एजेंसी फंक्शंस। नाउ व्हाट इज एन एजेंट? एजेंट इज समवन हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। लेट्स से कि मैं एक बिल जमा करवाना चाहता हूं और वो बिल मैं किसी को कह देता हूं कि मेरे बिहाफ पे आप जमा करवा दें और मैं आपको इसका कमीशन पे करूंगा। सो आई एम द प्रिंसिपल, he is the agent because he is working on my behalf. So agency functions, there are a lot of agency functions which a bank is actually doing to facilitate the customer. The first one is collection of dividend, collection of checks. ये मैं आपको explain कर दूं। Dividend क्या होता है? Dividend is actually the amount or the profit which a company distributes amongst its shareholder. जब कंपनी लोगों से पैसा लेती है और उनको शेयर इशू करती है, उस पैसे से पूरा साल काम करने के बाद जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसा पैसा जो कंपनी अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंस या फ्यूचर नीड्स रख लेती है जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, और ऐसा पैसा जो कंपनी प्रॉफिट के हिस्से में से डिवाइड कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो लेट्स से मेरे पास शेयर हैं, मैंने यूनिलीवर के शेयर खरीदे हैं और यूनिलीवर ने उस पर डिविडेंड अनाउंस किया जो 1000 रुपया मुझे मिलना है। नाउ बैंक हैज नथिंग टू डू विद इट। कंपनी ने इशू किए, वो पैसे मेरे पास आने हैं, लेकिन बैंक एजेंसी रिलेशनशिप या एजेंट के तौर पे काम कर रहा है कि वो कंपनी से पैसे लेता है और मेरे अकाउंट में जमा करवा देता है। सो इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। देन वी हैव कलेक्शन ऑफ चेक्स। इस पे हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर मेरे पास HBL का एक अकाउंट है और मुझे MCB का चेक मिलता है तो मैं अपने बैंक में जाके MCB के चेक को जमा करवाता हूँ और HBL मेरे बिहाफ पे MCB से प्रोसीड्स लेता है और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है या जमा कर देता है। सो दैट इज एजेंसी फंक्शन बिकॉज इट इज द बैंक इज एक्टिंग ऑन माई बिहाफ। Then selling and purchasing of securities. These are the financial securities like T-bills, like PIBs, like bonds, the kind of. So बैंक जो है वो एजेंट के तौर पे रोल प्ले करता है जब वो इन सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है। Obeying standing instructions. Now what is a standing instruction? For example, you want to get rid or you want to deploy your responsibility to the bank. हर साल आपको बिजली का बिल आता है, हर साल आपको गैस का बिल आता है। सो यू वांट दैट यू मे नॉट पे द बिल एंड द बैंक मे इटसेल्फ पे थ्रू डेबिटिंग योर अकाउंट। आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्म मौजूद होता है, वो फिल करते हैं और बैंक को कहते हैं कि अपनी डिटेल्स देते हैं दैट दिस इज द कंज्यूमर आईडी ऑफ माई इलेक्ट्रिक बिल और दिस इज द कंज्यूमर आईडी ऑफ माई गैस बिल। जब भी ये बिल आएगा आप मेरे अकाउंट को ऑटोमेटिकली डेबिट करें और मेरा बिल पे कर दें। So that means you need not to take any check from me or you do not need to take my orders to pay the bill. I have once and for all given you an instruction which is standing instruction. Now each and every month whenever the bill comes, you may debit my account and you should pay the bill. So bank is acting on my behalf. This is agency function. Then funds transfer. मैं चाहता हूँ कि अकाउंट मेरे से पैसे निकल के, एक मेरा फ्रेंड है जो लेट्स से कराची में रहता है, वहाँ लाहौर से कराची में पैसे ट्रांसफर, बैंक इज वर्किंग एज एन एजेंट कि वो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सो अगेन ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। सो आई एम द प्रिंसिपल, ही इज द एजेंट। So coming towards the conclusion, so far we have studied till the agency functions. There are a lot of functions that commercial banks are performing, like the primary functions and the secondary functions. So far, I hope कि आपको agency functions तक समझ आ गया होगा. In the coming lectures, we will be discussing about the rest of the functions that commercial bank performs. ये बहुत सारे जो functions हैं ये intermingle भी करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे functions भी हैं जिसके जब हमने types of banks पढ़े थे तो उन टाइप्स ऑफ बैंक में हर एक काम एक स्पेसिफिक बैंक के अकॉर्डिंगली वहाँ पे बताया गया था।
बट इन द डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या बैंक या इदारा या इंस्टीट्यूशन मौजूद होता है. However, being the developing country, being citizen of Pakistan, या सिस्टम पाकिस्तान के मुताबिक अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो स्पेसिफिक इदारे भी कर सकते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज में करते हैं. Anyhow, so far we have studied till the agency functions, and in the coming lecture we will be discussing about the rest of the functions. I hope कि आप इसको डिटेल में सुनेंगे, समझेंगे, and then we'll have the question answer session for better understanding. Thank you. जज़ाकल्लाह.